ऐप पे चल रही है ना क्लास, यूट्यूब पे थोड़ी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही से कर रहे होंगे। तो आपका सभी का स्वागत है एमआईटी क्लासेज में। और आपका केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो समय के अनुसार शेड्यूल लगाया हुआ था उसी के अनुसार क्लास आपकी होती है, डेली होती है प्रतिदिन। तो आज भी क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। देखिए, बहुत ज़बरदस्त वाला टॉपिक होने वाला है आज, और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करें स्टार्ट। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम कल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था अभी कल? कल हमने पढ़ा था कि जो सांद्रता सेल होता है, क्या होता है? सांद्रता सेल। उस सांद्रता सेल में हमने कल वाला जो दो पार्ट में हमने सांद्रता सेल को कंप्लीट किया था। पहले पार्ट के अंदर हमने किया था कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और तब उसके उस सांद्रता सेल के अंदर क्या सांद्रताओं में डिफरेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या सेल रिएक्शंस होती हैं, और उसके लिए सेल का जो आप विभव कैलकुलेट करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के माध्यम से, वो उसके लिए सूत्र स्थापित किया था हमने, समीकरण स्थापित की थी। और कल जो हमने किया था सेकंड पार्ट में, वो उसमें था कि अगर कोई भी वैद्युत अपघट्य या कह सकते हैं कोई भी पदार्थ अगर लिक्विड फॉर्म में ना होकर के गैसीय फॉर्म में है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को लिया था, और हाइड्रोजन के अंदर क्या हमने प्लेटिनम की रॉड को इलेक्ट्रोड के रूप में डिप किया था। याद है आपको? प्लेटिनम की जो रॉड होती है उसको हमने डुबो कर रखा था किसमें? हाइड्रोजन भरी हुई ट्यूब के अंदर। और तब उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई होती है या उसका किस प्रकार से जो मतलब विभव है या विभवांतर है उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन किस प्रकार से वहाँ पर कार्य करती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जो था समीकरण स्थापित किया था, जो आपको याद होगा आया था ई शेल इजिकल टू 0.0591 और क्या लोग C2/C1 P1 P2, यही तो आया था P1/P2। और उसमें ये बताया था कि सांद्रता सेल इस कंडीशन में अगर या तो फिर दोनों के दोनों अर्ध सेलों की सांद्रताएं अलग अलग हों और उनके जो जो गैस हमने ली है उसके अंदर उसकी जो प्रेशर है वो दोनों डिफरेंट हों, तब भी सेल कार्य करेगा। और या फिर प्रेशर अलग अलग हो, सांद्रताएं समान हो, तब भी सेल कार्य करेगा। और अगर सांद्रताएं समान हैं, प्रेशर अलग अलग हैं, तब भी सेल कार्य करेगा। परंतु यदि सेलों की सांद्रताएं समान हैं और जो गैस आपने ली है वो दोनों में उनका जो प्रेशर है P1 और P2 वो दोनों इक्वल है, तब वो सेल कार्य नहीं कर सकता। उसी कंडीशन में जो सेल होता है वो उसका मानक विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो क्या होता है? शून्य माना जाता है, ठीक है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से। ये टॉपिक है विभवांतर की उत्पत्ति व नर्नेस्ट सिद्धांत। ये कौन है भाई? जरा पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो नर्नेस्ट हैं इनको नर्नेस्ट बोल दो या नेस्ट बोल दो, जो तो मन करे वो बोल दो, ठीक है। इनका नाम ही ऐसा रखा तो हम क्या करें बताओ। ये हाई भाषा में तो ये थे एक जर्मन के विज्ञानविद, ठीक है। जर्मन के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या बात बताई? इन्होंने बताया कि आप कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो, उस सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं किसके माध्यम से होती हैं? भाई सीधी सी बात है, एक तो ऑक्सीडेशन होती है और एक रिडक्शन होती है। किसी भी सेल के अंदर, कोई भी सेल है मान लो, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इन्होंने ये बात बताई कि जो भी रिएक्शन होंगी अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैथोड और एनोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं।
साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि हम ये भी बता सकते हैं कि एनोड जो इलेक्ट्रोड है उनमें से एनोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है। इनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि भाई कौन से इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहने वाले हैं, कौन से इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहने वाले हैं, और किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है और किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है, इस सब के बारे में बताया। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी का नाम है नर्नेस्ट सिद्धांत। इन्होंने अपनी इक्वेशन भी दी थी जिसका जिक्र हमने कल और परसों भी किया था, और फिर इनकी समीकरण का मतलब स्थापना भी करेंगे हम, मतलब उसका वो करने वाले हैं। आगे बात सही में। अब देखो ध्यान से जरा, है क्या वास्तव में। इन्होंने ये बताया कि आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, इलेक्ट्रोड काय की होगी जरा बताएं। इलेक्ट्रोड क्या है, कोई धातु की छड़ लेंगे, तो अगर कोई धातु की छड़ साथ ही साथ आप चाहते हैं तो अधातु की भी छड़ कहीं कहीं ले सकते हैं। किसी धातु की छड़ ले लो या किसी अधातु की छड़ ले लो। मान के चलिए ये आपके पास क्या है, एक पात्र है, इसके अंदर क्या है भाई, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ओहो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है, मान लो ये, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हो, कोई सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी धातु या अधातु, इन्होंने दोनों की बात की है, किसी भी धातु या अधातु की कोई भी छड़ या आप कोई भी रोड इसमें अगर डुबोएंगे, इसके अंदर अगर डुबोएंगे आप, तो होने क्या वाला है, ये होने वाला है कि ये जो धातु की छड़ है, ये जो छड़ है, ये जो रोड है, ये छड़ जो आपको दिख रही है, इसके अंदर स्वतः एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, स्वतः प्रवृत्ति होती है, मतलब ऑटोमेटिकली इस धातु की ये प्रकृति होती है क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करती है, और इससे इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं वो इस विलयन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, विलयन के अंदर। अर्थात धातु की इलेक्ट्रोड धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती है, और धातु के धनायन बनने की प्रवृत्ति इस विलयन के अंदर ये कहलाता है इसका वैद्युत विलयन दाब। वैद्युत विलयन दाब क्या कहलाता है, वैद्युत विलयन दाब। अर्थात किसी भी धातु या अधातु की छड़ को अगर हम किसी विलयन में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो उस धातु से क्या निकलते हैं, आयन। ठीक है, आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और खुद क्या बन जाएगी, धनायन बन जाएगी। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, इस विलयन के अंदर आ जाएंगे। तो किसी धातु या अधातु को किसी विलयन के अंदर डुबाने पर वो धातु धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत विलयन दाब कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर, ESP। आई बात समझ में। चलिए, और इन्होंने साथ ही साथ ये बात भी बताई कि जब हम इस धातु की छड़ को इसमें डुबोते हैं, जब धातु की छड़ को इसमें डुबोते हैं, तो होता क्या है, विलयन जो है इसका क्या होता है, इसका होता है आयनन। क्या होता है, आयनन होता है। और देखिए ये धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती है, मान लीजिए M मेटल है कोई, और ये M मेटल क्या करेगी, N इलेक्ट्रॉन मान लो निकालेगी, तो Mn प्लस धनायन इसके ऊपर आएगा, Mn प्लस धनायन इसके ऊपर आने वाला है, अर्थात ये धनायन बनने वाली है। अर्थात N इलेक्ट्रॉन ये यहां से त्याग देगी। ये बात समझ में आई। इन्होंने बताया कि पहले तो मान लो कि धातु है या कोई अधातु है, उसकी छड़ को आप विलयन में डुबो दो। विलयन में डुबाने पर क्या होगा, ये धातु की छड़ चाहेगी कि मैं धनायन बन जाऊं,
क्या बन जाऊं, धनायन। और जो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वो कहाँ जाने का प्रयास करेंगे, इस विलयन के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरा प्रोसीजर है इन्होंने कहा कि इसका नाम है विद्युत विलयन दाब, ESP। और इसी के कारण धातुएं विलयन के अंदर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं, धनायन बनती हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनती हैं, और फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के माध्यम से वो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ये क्या, मान लो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, और ये क्या है, इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और इसके बाद क्या, मुक्त अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात बताई। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं, इन्होंने ये भी बात बताई कि आप इस सिद्धांत के माध्यम से, जो सिद्धांत हम दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा कैथोड है, किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा है, इन सब के बारे में जिक्र किया। लेकिन इससे पहले इन्होंने ये बात बताई कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई धातु की छड़ है, आप उसको विलयन के अंदर डुबोएंगे, ये बात सही है, परंतु इस धातु की छड़ से, इस धातु की छड़ से, ये धातु की जो छड़ है, इस धातु की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर इसके परमाणु धनायन बनकर निकलेंगे तो विलयन में आने का प्रयास करेंगे, या तो धनायन विलयन में आएंगे या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विलयन में आएंगे। दोनों में से एक ही तो आने वाला है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो कहाँ, विलयन में आएंगे, ठीक है नहीं, या फिर धनायन बनने के बाद धनायन इसमें आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस पर चिपक जाएंगे। इस बीच में एक अवरोध आता है, रुकावट, और वो रुकावट कौन उत्पन्न करता है, ये जो विलयन है ना, ये वाला विलयन, इस विलयन के आयनों का परासरण दाब, विलयन के आयनों का परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो इसने क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, या ये इसके परमाणु जो है धनायन बन रहे हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन इसके विलयन में आएंगे या फिर इस धातु के धनायन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं साहब इस धातु की रोड में केवल एक ही परमाणु है, असंख्य परमाणु होते हैं, और असंख्य परमाणु है तो असंख्य परमाणु ही क्या बनने की कोशिश करेंगे, धनायन बनने की कोशिश करेंगे, तो धनायन कहाँ पे आने का प्रयास करेंगे, इस विलयन के अंदर। तो इन्होंने बात बताई कि आने का प्रयास करेंगे, परंतु विलयन के जो आयन हैं, जो ये वैद्युत अपघट्य है या मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसके आयन इसके धनायनों का इधर, जब ये इधर आएंगे धनायन, तो इसके आने को रोकने का प्रयास करेंगे, अर्थात इस विलयन के जो भी आयन हैं वो इसके धनायनों को आने से रोकेंगे, अर्थात ये जो विलयन के आयन हैं जो रोक रहे हैं धनायनों को आने से, क्या कारण है, वो कारण है विलयन के आयनों का परासरण दाब। कौन रोक रहा है भाई, परासरण दाब, धातु के आयनों का विलयन में आने से कौन रोक रहा है, ये रोक रहा है परासरण दाब, और किसका परासरण दाब, विलयन के आयनों का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम ये बताएंगे कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोड या किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है और किस पर रिडक्शन होने वाली है। इसके लिए इन्होंने कुछ निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है भाई, क्या बात निर्धारित की है, देखो ध्यान से। इसमें एक मुख्य बात है, एक तो वैद्युत विलयन दाब, वैद्युत विलयन दाब अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, और एक क्या है भाई, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, विलयन के आयनों का, विलयन के
आयनों का क्या परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बात बताई, इन दोनों के कारण ही, ये जो दोनों के दोनों हैं, इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होने वाला है और किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन या फिर अपचयन की क्रिया होने वाली है। तो कैसे कैसे, इसमें 3 कंडीशन इन्होंने बनाई हैं, जरा देखो ध्यान से, इधर मैं बताता हूं। नंबर एक इन्होंने कहा है क्या कि यदि देखो, ये तो हो गया विलयन का दाब अर्थात SP, और ये क्या है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर OP। बात सही में आ गई। तो यदि SP की वैल्यू अधिक है किससे, OP से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। यदि जो ये वैद्युत विलयन दाब है, अच्छा वैद्युत विलयन दाब कौन क्रिएट कर रहा है, जिस छड़ को आप विलयन में डुबो रहे हैं, जिस भी छड़ को आप विलयन में डुबो रहे हैं, वही क्या उत्पन्न कर रहा है, वैद्युत विलयन दाब। हमने बताया ना कि अगर जब किसी धातु या धातु की छड़ को विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के धातु के जो परमाणु हैं वो धातु को छोड़ करके कहाँ, विलयन के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे नहीं, या तो धनायन बन करके या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके इलेक्ट्रॉनों को विलयन के अंदर भेजने का प्रयास करते हैं। उसी के कारण, तो किसके कारण, इस वैद्युत विलयन दाब के कारण। तो दाब जो है वैद्युत विलयन दाब, ये कौन आरोपित कर रहा है, ये होती है रोड, जिस छड़ को आप डुबो रहे हो, ठीक है। और जो परासरण दाब है वो किसका है, वो विलयन के जो आयन है वो जो उत्पन्न कर रहे हैं, वो जो इस धातु से निकलने वाले धनायनों पर लगा रहे हैं। आई बात सही में, तो वो है परासरण दाब, ठीक। तो इनका कहना है कि यदि SP अधिक है OP से, SP जो है वो अधिक है OP से, तो क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है। देखो, अगर यहाँ एक बार फिर से मैं चित्र बना लेता हूं, ये ठीक है भाई, ये वाला है, ठीक है। ये हो गया आपकी रोड या छड़, ये हो गया आपका विलयन, क्या हो गया, विलयन। तो धातु की जो छड़ इस विलयन में जब डुबोई गई है, तो धातु की छड़ और विलयन, यानी विलयन पर जो दाब आरोपित कर रही है वो है वैद्युत विलयन दाब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। तब होगा क्या, अगर ये वाला दाब इस छड़ के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो दाब इस विलयन के आयनों के परासरण दाब से अधिक है, अर्थात SP जो विलयन दाब है, सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, वो अधिक है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तब क्या होगा, तब होगा ये क्या होने वाला है बताओ, यहां से जब, एक मिनट यार, ये आवाज कम करवाओ इसकी, कहाँ गई, डिस्टर्ब सा हो। हाँ देखिए भाई, यदि देखिए ये जो क्या है सॉल्यूशन प्रेशर है, अगर इसका जो वैल्यू है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है, तो यहाँ से इस धातु के परमाणु निकलेंगे, या जो धातु के परमाणु हैं इसकी सतह पर, सरफेस पर, वो धनायन बनेंगे। क्या बनेंगे, धनायन। कब बनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। मान लो ये परमाणु है, ये परमाणु है इस धातु की छड़ पर, थोड़ी धातु की जो छड़ है
इसकी सतह पर ये परमाणु है मान लो, आई बात समझ में। तो ये परमाणु करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये धनायन बनेंगे, और धनायन बन करके कहाँ पे आएंगे, ये इसके अंदर आएंगे, विलयन के अंदर आने वाले। अब जब धनायन विलयन के अंदर आ गए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस धातु की छड़ की सतह पर, सरफेस पर। आई बात समझ में। धातु की जो छड़ है, इसका जो बाहरी सतह है उससे परमाणु निकले, परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद परमाणु धनायन बना, वो धनायन कहाँ आएंगे, इस विलयन के अंदर आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे, इस धातु की छड़ पर चिपक जाएंगे, जिससे धातु की छड़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने वाली है, अर्थात ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है इस कंडीशन में होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये लाइन में नोट कर देता हूं, क्या, यदि विलयन दाब परासरण दाब से अधिक है
हेलो, 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 आ गई भाई आवाज़? क्या आवाज़ मेरी आ रही है आप सभी को अब? हेलो, हेलो, क्या आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को अब? प्लीज़ बताएं। करें स्टार्ट? बताओ भाई। स्टार्ट करें आगे? चलिए, क्या पहला वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया? जरा बताएं मुझे, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था। जरा बताओ, ये पहला वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया? यदि विलयन का दाब, ठीक है, वो क्या है, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होने वाला है? धातु से धनायन परमाणु धनायन बन करके कहाँ पर आएंगे? विलयन के अंदर आएंगे, जिससे विलयन धनावेशित हो जाएगा, और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धातु की रोड पर चिपक जाएंगे, जिससे धातु की रोड या छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? यदि आपका जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है? कम है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है भाई? कम है, अर्थात परासरण दाब अधिक है इस बार, और सॉल्यूशन प्रेशर क्या है? वो कम है। तब क्या होने वाला है? तब इसका अपोजिट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, विलयन के अंदर आएंगे, और जो विलयन के धनावेशित कण हैं, ठीक है, ये देखो ध्यान से इधर जरा, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे क्या था? इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, लेकिन धनायन जो थे वो यहां से हट करके कहां पे आ गए? विलयन में आ गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? वो धातु की छड़ पर जाकर चिपक गए। तो धातु की छड़ क्या हो गई? क्या चीज होगी बताओ? ऋणावेशित। और विलयन कैसा हो गया? धनावेशित हो जाता है। यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? उल्टा होने वाला है। यहां पर होने वाला है भाई उल्टा, इसका अपोजिट। कैसे? देखो, लिखेंगे यदि, यदि विलयन दाब, विलयन दाब परासरण दाब, परासरण दाब से कम है, तब यदि विलयन दाब परासरण दाब से क्या है? कम हो जाता है, तब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे? विलयन की तरफ। इलेक्ट्रॉन विलयन की ओर गति करेंगे, विलयन की ओर गति करेंगे, वे विलयन को कैसा बना देंगे? ऋणावेशित, ऋणावेशित बनाएंगे, बनाएंगे, जिस प्रकार या जिस कारण अब धातु पर कौन सा चार्ज आने वाला है? बोलो। जिस कारण धातु, धातु की रोड या धातु की छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया किसको भाई? अपचयन, अपचयन की क्रिया को
क्या करती है? प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ये बात समझ में आई आपके? चलिए, तो ये कंडीशन पेपर में पूछी जा सकती है कि यदि विलियन दाब अधिक है ऑस्मोटिक प्रेशर से यानी ओपी से, तो क्या होगा, कौन सी जो सेल है आपका या इलेक्ट्रोड है वो किस प्रकार व्यवहार करने वाला है? वो एनोड की तरह व्यवहार करने वाला है, अर्थात उस पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन की होगी। और यदि एसपी की वैल्यू क्या है? कम रह जाती है ओपी से, तब क्या होगा? एसपी की वैल्यू ओपी से कम रह जाती है, ओपी की वैल्यू अधिक हो जाती है एसपी से, तब जो इलेक्ट्रोड है, जो रोड है, वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? कैथोड की। ठीक है, अर्थात अपचयन क्रिया को प्रदर्शित करने वाली है। लास्ट नंबर 3 इन्होंने क्या बताया यहां पर, इसको भाई मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूं, एक जैसे हो गए। यदि एसपी की वैल्यू कम थी किससे भाई? ओपी से। ठीक है, यही तो था ये। और ऊपर भी देखूं किससे लिखा हुआ, ऊपर सही है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया भाई? नंबर 3 पॉइंट इन्होंने बताया कि मान लीजिए एक बार तो आपने देख लिया कि भाई एसपी अधिक हो गया और क्या, एसपी अधिक हो गया, और एक बार ओपी अधिक हो गया। एसपी अधिक होने पर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, और अगर ओपी अधिक है तो रिडक्शन की जो क्रिया है उसको प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए, अब यहां पर यदि दोनों के दोनों प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर भी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी, दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, अर्थात एस पी बराबर हो जाते हैं ओपी के, यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या होने वाला है? तब इन्होंने कहा कोई भी आयन किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा, अर्थात आयनों का आवागमन बिल्कुल नहीं होगा। और जब आयनों का आवागमन नहीं होगा तो कौन सा विलयन ऋणावेशित होगा, तो कौन सी क्षण धनावेशित होगी? कौन सी क्षण ऋणावेशित होगी और कौन सा विलयन धनावेशित होगा? कुछ नहीं होने वाला ना, विलयन कहीं भी, सॉरी, आयन जो है ना तो विलयन से क्षण पर जा रहे हैं और ना ही क्षण से विलयन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परासरण दाब विलयन के दाब के बराबर है, जिस कारण आयनों की गति असंभव है। ठीक है, और इस कारण से ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ना ही कौन सी रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। तो यहां लिखेंगे यदि विलयन दाब क्या? विलयन दाब परासरण दाब के क्या है भाई? समान है, परासरण दाब के समान है, तब आयनों का आवागमन नहीं होता है। इस प्रकार कोई भी अभिक्रिया क्या है? संभव नहीं है, ये 3 कंडीशन इन्होंने बताई थी। क्या एक बार फिर से देख लो भाई, ये पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि ये इतनी थ्योरी लिखने के लिए आएगी, ना ही थ्योरी आपको कोई खास याद रखनी। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो नर्नेस्ट का सिद्धांत था उसने क्या क्या बातें बताई। उसने अपनी थ्योरी में बताया कि हम ये बताएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोड
उसकी प्रकृति कैसी होती है, अर्थात वो एनोड होती है या कैथोड होती है, उसका पता हम लगाएंगे। साथ ही साथ यही बताया कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि जब धातु की या अधातु की छड़ को किसी विलयन में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो उस धातु से क्या परमाणु निकलकर या तो धनायन बनते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएंगे, विलयन के अंदर जाएंगे। और इस कंडीशन में दो परिस्थिति इन्होंने बताई हैं कि क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी धातु के परमाणु से, तो वो कहाँ जाते हैं, विलयन के अंदर जाते हैं, या हम कह सकते हैं धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के फलस्वरूप। और इलेक्ट्रॉन या तो विलयन के अंदर जाएंगे या फिर धनायन विलयन के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे धातु की छड़ ऋणाभिषित हो जाती है और विलयन धनाभिषित हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो है कि धातुओं से परमाणु निकलकर धनायन बनने की प्रवृत्ति, इसको इन्होंने कहा है क्या, वैद्युत विलयन दाब, वैद्युत विलयन दाब। ठीक है, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के कारण धातुएं वैद्युत अपघटन के माध्यम से क्या रासायनिक पदार्थ को एक किसमें, शुद्ध धातु के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इन्होंने कुछ सिद्धांत में अपनी बातें बताई और इन्होंने ये बताया कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है, सब इन्हीं के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने चर्चा की है। तो इसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और शुद्ध धातु के रूप में अपचयन के माध्यम से वो हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और साथ ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब नहीं होंगी, वो कंडीशन कौन सी है, कब रिडक्शन होने वाली है, कब ऑक्सीडेशन होने वाली है, ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो पराक्षण दाब और एक विलयन दाब पर। ठीक है, यदि विलयन का दाब अधिक है ओपी से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो इलेक्ट्रोड जो है क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अधिक है एसपी से, अर्थात सॉल्यूशन प्रेशर से, तब जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, मतलब अपचयन की क्रिया को दर्शाएगा, अर्थात कैथोड की तरह व्यवहार करने वाला है। और यदि दोनों की दोनों वैल्यू समान है, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी और सॉल्यूशन प्रेशर की भी, तब क्या होगा, तब ना तो आयनों का आवागमन होगा, जब आयन ना जाएंगे ना आएंगे, मार्ग बिल्कुल बंद रहेगा, तो कैसे कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी ना। तो ये तीन कंडीशन उन्होंने बताई है। एक सेकेंड जरा मैं समय देख लूं क्या हुआ है, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगर समय होगा तो हम देखिए समय हो चुका है 8:02 और हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है कि नर्नेस्ट का सिद्धांत क्या था, उसने किन किन मुख्य बातों पर बताया हमें, किसी इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि वो एनोड का कार्य कर रही है या कैथोड का कार्य कर रही है, किस प्रकार से हम बताएंगे कि रिएक्शन रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है, क्या होता है विलयन का दाब, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इस कंडीशन में, सेल की कंडीशन में, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किस प्रकार से एक दूसरे को, या हम कह सकते हैं आयनों की गति को, आयनों के आवागमन को क्या करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, और क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोनों का, इन सब के बारे में हमने अभी आपको बताया। तीन कंडीशन थी, ठीक है, तीनों के बारे में बताया। इन्हीं के सिद्धांत के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है, एनोड क्या है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड क्या है और कैथोड वाला क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी धातु का जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो धनायन अगर विलयन के अंदर आ जाएं, धनायन विलयन के अंदर आ जाएं और धातु कैसी हो जाए, ऋणाभिषित हो जाए, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। और यदि क्या हो, धातु धनाभिषित हो जाए और विलयन ऋणाभिषित हो जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, अपचयन को या फिर रिडक्शन को।
ठीक है, चलिए फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो लेक्चर है आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमें किसी भी तरीके से संपर्क करके हमें बता सकते हैं अपने डाउट को, और हम प्रयास करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।